साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी कल्चर। आइए कहानी सुनते हैं। मम्मी प्लीज कम हियर। बाथरूम से प्रिया चीख रही थी। मेरे हाथ आटे से सने हुए थे। गैस पर करेले सिक रहे थे और घड़ी 9:30 बजा रही थी। इतनी कोफ्त हो आई मुझे। एक तो राम प्रसाद के एकाएक गोल हो जाने से सारा कार्यक्रम वैसे ही गड़बड़ हो गया था। तिस पर यह लड़की हाथ बटाना तो दूर रहा, अपना काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मम्मी, दोबारा आवाज आई तो मैंने खिंचकर काशी से कहा, 2 मिनट झाड़ू रोककर देख लेना बेबी क्या कह रही है। फिर 2-4 मिनट तक दरवाजा खटखटाने की, प्रिया के चीखने की, बाल्टियों की आवाज आती रही। उसे शायद ठंडे पानी की जरूरत पड़ गई थी। बाथरूम में काशी का आना उसे सख्त नागवारा गुजरा होगा, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी 10 बजते बजते सब लोग खाने के लिए शोर मचाना शुरू कर देंगे। मेरे पास तो एक क्षण भी बर्बाद करने को नहीं था। आज ये काशी कैसे आ गई काम पर? बाल पूछते हुए प्रिया सीधे किचन में चली आई थी। वह तो 4-5 दिन से आ रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैंने उलाहना दिया। बाइक को क्या हो गया? बुखार में पड़ी है। काशी को देखो, तुमसे 3-4 साल छोटी है, पर घर का भी सब कुछ देखती है और माँ के भी काम संभालती है। तुम्हारी तरह नहीं की। हाँ, प्रिया ने उपेक्षा के भाव से मुंह बिचकाकर कहा और अपने कमरे में चली गई। मैं उसकी छरहरी आकृति को देखती रही। मैक्सी में पीछे से बिल्कुल स्कूली दिखाई दे रही थी। उसे देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि वह बीए फाइनल में है। खाने की मेज पर सब इकट्ठा हुए। उस समय काशी आंगन में बर्तन मल रही थी। आज वह बहुत देर करके आई थी और ठीक इनके खाने के समय ही बर्तन लेकर बैठ गई थी। जैसे कि मुझे आशंका लगी थी कि 2 मिनट बाद ही ये झल्ला उठे। ये किरिट किरिट बंद करो भाई, दिमाग खराब हो गया है मेरा। मैंने प्रिया को इशारा किया। वह बाहर जाकर काशी को समझा आई। बर्तनों की आवाज कुछ देर बाद रुक गई और बाल्टियों में साबुन की उफनते झाग की ध्वनि सुनाई देने लगी। वह शायद अब कपड़ों में साबुन दे रही थी। यह काशी कितना चुपचाप रहने लगी है ना अब, नहीं तो पहले बाप रे दिन भर पटर पटर करती रहती थी। सुन सुनकर सिर में दर्द होने लगता था। प्रिया बोली, और वह कौन सा गाना था मम्मी? विद्या चमकेगी या इन्हीं लोगों ने? बस रेडियो पर आया नहीं कि देवी जी काम वाम छोड़कर भागती थी। एक बार तो राग सने हाथों से ही रेडियो तेज कर दिया था। इतना डांटा था मैंने तब। विवेक बोला, और विवेक, तुम्हारा वह लंबे बालों वाला दोस्त आया था तब याद है? सीधे दरवाजे में खड़े होकर घूर रही थी उसे। मम्मी ने कैसे डांटा था तब। दोनों बच्चे उस बात को याद करके खिलखिलाकर हंस पड़े थे। काशी वाकई बहुत चंचल थी। चाहे मेरी ड्रेसिंग टेबल हो या इनका टाइपराइटर, प्रिया का कार्डिगन हो या विवेक की किताबें, उसे हर चीज छूने से मतलब था। इतना डांटती थी मैं और बाद में खुद ही तरस आता था। प्रिया और विवेक तो अक्सर चिढ़ते रहते, मम्मी की लाडली है ना वो, उसे तभी तो किसी का डर नहीं है। कुर्सी खिसकने की आवाज आई तब होश आया कि ये खाना खा चुके हैं। करीब करीब सभी लोग साथ ही उठ गए। इन्हें सुपारी, पेन, रुमाल, घड़ी आदि पकड़ाकर दफ्तर के लिए विदा किया ही था कि प्रिया भुनभुनाती हुई आई, हमारी पीली वाली बेल बॉटम प्रेस होकर क्यों नहीं आई? तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं? मैंने जरा सख्ती से कहा तो चुपचाप कमरे में चली गई, पर उसका भुनभुनाना बड़ी देर तक जारी रहा। रानी है ना कहीं की, बस जिसका मूड हो रहा है वही कपड़ा सामने चाहिए। पता नहीं ससुराल में कैसे क्या निभाएगी। विवेक सीधा खेल खाल कर शाम को 7 बजे ही घर लौटता था, इसलिए उसे टिफिन देना जरूरी हो जाता था। लेकिन उसका लंच बॉक्स कहीं नहीं मिल रहा था। डिब्बा कहाँ है रे? कमरे में ही होगा, मेज पर या खिड़की में। मम्मी देख दो ना प्लीज। कमाल करते हो तुम लोग, आते ही डब्बा धुलने में क्यों नहीं रख देते रोज? अब कब साफ होगा, कब भरा जाएगा? लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। कपड़े धोने का काम कुछ देर के लिए स्थापित करके काशी उठी। विवेक के कमरे से लंच बॉक्स लाकर उसने धोया, कपड़े से पोंछा और मुझे थमा दिया।
काशी द ग्रेट यहाँ मौजूद है, फिर हे मातेश्वरी, आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विवेक ने कुछ इस अंदाज में कहा कि मुझे तो हंसी आई ही। प्रिया का फूला हुआ मुंह भी हंसी जब्त नहीं कर पाया। सच मम्मी, काशी ससुराल चली जाएगी तो तुम्हारी बड़ी मुसीबत आने वाली है। बाई एक तो बार बार बीमार पड़ जाती है और काम भी ऐसा हाबड़ तोबड़ करती है कि कपड़ों में साबुन महकता रहता है। पानी का ग्लास उठाओ तो उसमें ढेर सारा लगा रहता है। मुझे लगा ससुराल के नाम से काशी का तांबई चेहरा लाज से और गहरा हो जाएगा, पर वह निर्विकार भाव से कपड़ों में नील डालती रही। बच्चों को ढेल डालकर जब कॉलेज के लिए रवाना कर चुकी तो अंदर आकर देखा काशी धुले अनधुले बर्तनों का ढेर आंगन में लेकर चुपचाप बैठी हुई है। क्या सोच रही है काशी? घर की याद आ रही है क्या? वह एकदम चौंक पड़ी और बिना मेरी ओर देखे सामने पड़े बर्तनों को रगड़ने लगी। जरा धीरे बाबा, इसी तवे पर शाम को रोटी बनाऊंगी। तू तो पता नहीं किस जन्म का गुस्सा उतार रही है बेचारे पर। फिर अपनी बात को थोड़ा आत्मीयता देने के लिए मैंने कहा, पता है बेबी क्या कह रही थी? काशी ससुराल चली जाएगी तब मम्मी की मुसीबत होने वाली है। मैंने बात तो उसे खुश करने के लिए कही थी, पर वह तो जैसे भभक उठी। कहीं नहीं जा रही हूं मैं माँ जी, आप फिक्र मत करो, उसने कड़वाहट भरे स्वर में कहा और गंदे पानी की बाल्टी को कुछ ज्यादा ही ताकत लगाकर नाली में उलट दिया। छींटों से अपने को बचाती हुई मैं कमरे में आ गई। बाप रे, कहाँ से सीख लिए हैं इसने ये तेवर, ये ठसक। अभी कल तक सिलबिलसी कॉलोनी में यहाँ वहां घूमती फिरती थी। शादी क्या हो गई, अपने को 30 मार्का समझने लगी है। काम पर आएगी भी तो ऐसी गुन्नी बनी रहेगी कि काम कहते भी डर लगता है। मैं जा रही हूँ माँ जी, दरवाजा लगा लेना। कुछ देर बाद उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। अनिच्छा से मैं उठी, उसके पीछे दरवाजा बंद किया और बिस्तर तक पहुंची ही थी कि फिर बेल बजी। मन ही मन कुड़ते हुए दरवाजा खोला। वही महारानी थी। अब क्या रह गया? मैंने रूखे स्वर में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। मुझे ढेलकर सीधे अंदर आ गई। बरामदे की जाली से एकटक सड़क की ओर देखने लगी। उसकी नजर का अनुसरण करने के बाद मैंने देखा सामने वाले पुलिया पर एक आदमी बैठा था। नारंगी रंग की कमीज, नीली धारीदार पैंट, गले में रुमाल। काशी सहम कर लौट आई थी। उसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं था। चल अंदर आकर बैठ जा थोड़ी देर, बाद में चली जाना, मैंने अधिकार वाणी से कहा और उसे लेकर घर में आ गई। बिस्तर पर जाकर लेटी ही थी कि याद आया, पता नहीं लड़की कितने सवेरे से घर से निकली है। 7-8 घर का काम निपटाते निपटाते यह वक्त हो गया है। पता नहीं पेट में कुछ पड़ा भी है या नहीं। उठकर किचन में आई, प्लेट में उसके लिए थोड़ा सा खाना निकाला और देने गई तो देखा वह स्टोर की खिड़की से एकटक बाहर देख रही थी। मैंने झांक कर देखा, वह आदमी वहीं बैठा मेरे घर की ओर देख रहा था और काशी जिस एकाग्रता से उसे देख रही थी, उसे भय का नाम तो नहीं दिया जा सकता। कौन है रे यह? तो पहचानती है? मेरा कौतूहल जागृत हुआ। मेरा आदमी है। उसकी बेबाकी पर स्तब्ध थी मैं। तुमसे मिलने आया है? कुछ देर बाद मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। तो घर पर क्यों नहीं बुलाती उसे? यहाँ किस लिए? लेकिन कहते कहते मेरा गुस्सा अपने आप उतर गया। भला घर पर इतने लोगों के सामने यह कैसे संभव था? ममत्व से भरकर मैंने ही आगे कहा, वह बेचारा वहां धूप में बैठा है और तू यहाँ ताक झाँक कर रही है। जा तो उसे मेरे पास लेकर आ। डांटूंगी मैं उसे। शादी को 2 साल हो चले हैं, अब तक विदा कराने की सुध नहीं आई। वह तो लेने आ जाता है, पर मेरा बाप भेजता कहाँ है? बाप को बाप कहने की दिलेरी वाकई दाद देने लायक थी। वह तो कल भी आया था। अच्छा, मेरे बाप ने खूब दंगा किया और भगा दिया। आखिर तुम्हारे पिता का कहना क्या है? वह कहता है शराब छोड़ दो। ठीक तो है, शराब बहुत बुरी चीज है। बुरी तो है, पर कौन नहीं पीता? मेरा बाप पीता है, काका पीता है,
भाई पीता है, मर्द है, कमाएंगे तो पिएंगे नहीं। मैं तो सचमुच हैरान थी। 16-17 साल की उम्र में कैसी बुजुर्ग बन गई है। और एक हमारी शहजादी है, घंटों ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठना जरूर सीख लिया है, पर मम्मी की गैर हाजिरी में घर पर कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी सिट्टी उट्टी गुम हो जाती है। बड़ी बूढ़ियां ठीक ही कहती है, कलश का पानी और हवन का कुंड लगते ही लड़की जवान हो जाती है, औरत बन जाती है, और तब पति का घर ही उसे सालने लगता है। कभी तीज त्योहार पर आ जाना और बात है, और यहीं रह जाना। और काशी फिर उसके बाद कितनी देर तक बतियाती रही थी। उसका तर्क कितना ठीक था कि जब दुख उठाना ही है तो अपना ही घर क्या बुरा है। चक चक तो माँ के घर में भी कम नहीं होती। उसने बड़े गर्व से बतलाया था कि उसका आदमी चपरासी है, उसे काशी का घर घर जाकर बर्तन मलना पसंद नहीं है। इस बात पर कई बार आकर वह लड़ाई कर चुका है। थोड़े दिनों तक काशी का बाहर जाना बंद हो जाता है, पर आखिर कब तक। मेरे मन पर दिन भर पति को एकटक निहारती उसकी आंखें, उसका तमतमाया चेहरा, बाप के नाम पर घृणा से उगलने वाली उसकी आवाज छाई रही। मेरे स्वभाव में यही एक दुर्बलता है, जो बात मन को छू जाए वह दिन भर नहीं भूलती। अखबार में पड़ी हुई हत्याओं की खबरें, सड़क पर कुचला कुत्ता, भीड़ से पिटता व्यक्ति, सब जैसे मेरे मन में घर करके बैठ जाते हैं, और मैं दिन भर उन्हीं की बातें करती हूँ, चाहे किसी को दिलचस्पी हो या ना हो। रात खाने के बाद हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, तब मैंने यही प्रसंग छेड़ दिया। विवेक कार्टर ब्राउन की कोई पुस्तक पढ़ रहा था, ये टाइम्स देख रहे थे। दोनों ने सर उठाकर मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर पढ़ने में डूब गए। जाहिर था उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था इस काशी पुराण में। प्रिया लेकिन रेडियो सुनते सुनते एकदम बिफर पड़ी। ये काशी तो एकदम पगलैट है। कैसे? अरे इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? जब शहर में ही उसका हस्बैंड रहता है तो ठाट से चला जाना चाहिए ना उसके पास। वह तो मैरिड है, उसे तो कोई डर नहीं होना चाहिए। तू समझती नहीं है पगली, इन लोगों का कल्चर बहुत फर्क है। बड़े कहर होते हैं, इतनी सी बात पर लड़की का जिंदगी भर मुंह नहीं देखते। ना देखे तो ना सही, जब वे लोग इसकी भावना की कदर नहीं करते तो इसे क्या गरज पड़ी है। दोनों में से एक को तो उसे चुनना ही पड़ेगा, पति या माँ बाप को। और अगर वह अपने हस्बैंड से सीरियसली लव करती है तो हेल्प विद द पेरेंट्स। हियर हियर, विवेक ने एकदम तालियां बजाते हुए कहा। बाय द वे बेबी, किस फिल्म का डायलॉग है ये? प्रिया क्षण भर तो चौंक कर चुप हो गई, फिर इतनी जोर से झपटी उस पर, उन लोगों के डैडी ने चश्मा उतारकर एक नजर उन्हें घूरा नहीं होता तो दोनों पता नहीं कितनी देर तक गुत्था मुत्थी करते रहते। मैं जड़ बनी सारा हंगामा देख रही थी। डू हेल विद द पेरेंट्स, प्रिया की बात घंटी की तरह कानों में बज रही थी। कल को सचमुच ही इसका मन कहीं चला जाएगा तो? यह तो शायद एक बार पूछेगी भी नहीं, सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस से लौटकर ही बताएगी। 2-3 दिन तक का कारण उदासी से घिरी रही मैं। अपनी चिंता किसी के साथ बांट लूं, यह भी तो संभव नहीं था। विवेक अभी बहुत छोटा था, और उनके डैडी, उनके पास तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वक्त ही कहाँ था। बस दफ्तर और फाइलें। घर से बाहर तो शायद उन्हें याद भी नहीं रहता होगा कि उनके अपने 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मेरा यह सोचना कितना गलत था, इसका पता मुझे जल्दी ही लग गया। उस दिन काम पर पार्वती आई थी, झीकती कराती हुई अपना काम कर रही थी, तो मैंने ही कहा, तबीयत ठीक नहीं थी तो काशी को ही भेज दिया होता। अरे भाई साहब, कल उसकी ननंद आकर खूब झगड़ा कर गई है। हमने कहा बैठो घर, राज करो। अपने भाग में तो ठीकरे घिसना ही लिखा है, तो जाना ही पड़ेगा। उसने बेहद थकी आवाज में कहा। सच तो यह है पार्वती, अब तुम लोगों को उसे विदा कर देना चाहिए। पराई अमानत है, आखिर कितने दिन तक घर में रखोगी? भेजना तो है भाई साहब। वह एक उसास लेकर चुप रही, फिर कुछ देर बाद थकी सी आवाज में बोली, नेक सुविधा हो जाए, ऐसी नंगी बुच्ची कैसे भेज दें? मतलब? चीज वस्तु तो उसकी सब बनी के यहाँ पड़ी है। इस महंगाई ने ऐसी आग लगाई है कि। क्या कह रही हो?
इस तरह ब्याता लड़की के गहने कोई गिरवी रखता है? छी, मेरा मन घृणा से भर उठा। कुछ ना पूछो भाई साहब, ऐसा कसाई है उसका बाप, दारू पी पी कर सत्यानाश कर दिया है। मैं 4 घर का काम ना करूं तो बच्चों के पेट में दाना ना पड़े। अब यह, बोलते बोलते वह अचानक चुप हो गई। अपनी दक्षिण भारतीय साड़ी का पल्लू माथे पर खींचकर उसने मुंह एक और फेर लिया। मैंने मुड़कर देखा, हाथ में ब्रीफकेस लिए ये बेडरूम के दरवाजे पर खड़े थे। अरे आप कैसे आ गए? दरवाजा खुला था। इन्होंने रूखी आवाज में कहा। मेरा मतलब है इस समय। पर मेरी बात समाप्त होने से पहले ही वे कमरे में लौट गए। किचन में जाकर मैंने झटपट चाय बनाई और कमरे में आकर देखा कोट कुर्सी की पीठ पर टंगा हुआ है और ये आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मैंने चाय उड़ेलते हुए कहा। ठीक है। नहीं, मेरा मतलब था इस वक्त कोई गुनाह तो नहीं किया ना? अब इसके आगे कोई क्या बोले। चुपचाप बैठी चाय के घुट भरती रही। भाई साहब, मैं जाती, पार्वती ने पर्दे के बाहर से कहा। मैं उसके पीछे दरवाजा बंद करने के लिए उठी। लौटकर कुछ कहने की गरज से मैंने कहा, इन लोगों का भी क्या कल्चर होता है। पार्वती बतला रही थी, इसके पति ने लड़की के सारे जेवर गिरवी रख दिए हैं। सब सुन लिया है मैंने, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। एक बात कहूं? मैं चुप। दूसरे की लड़कियों की तो तुम्हें इतनी खोज खबर रखती हो, अपनी लड़की का आता पता मालूम है? मैं खाली खाली आंखों से उन्हें देखती रह गई। प्रिया कहाँ है? कॉलेज गई है। लौटे तो उससे पूछना कौन सी फिल्म देखी। फिल्म? आपने कहाँ देखा उसे? अल्पना के पास, वहीं से लौटते हुए देखा। सोचा तुम्हें भी यह खुशखबरी देता चलूं। उनके व्यंग की धार मेरे अंतरस्थल पर खरोच करती चली गई। फिर उठकर कोट पहनते हुए बोले, एक बात शायद बताना भूल गया। प्रिया अकेली नहीं थी और मैं जानना चाहता हूं साथ में कौन था। कौन था? यानी कि लड़का? उनके जाने के बाद भी बड़ी देर तक मैं सन्न होकर बैठी रही। प्रिया की गुनगुनाहट और सैंडल की खटखटाहट से ही मेरी तंत्रा टूटी। मम्मी, तुम यहाँ हो? हमने सारा घर छान मारा, कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा। मैंने घड़ी देखी, ठीक 5:15 हो रहे थे। 12 से 3 का शो देखकर वह ठीक समय पर घर पहुंच गई है। मम्मी को संदेह की जरा भी गुंजाइश उसने नहीं छोड़ी थी। उठो ना मम्मी प्लीज। टॉकीज पर कुछ रिफ्रेशमेंट नहीं मिला क्या आज? मैंने सहज स्वर में पूछा। टॉकीज? उसने बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाया। कौन सी पिक्चर देखी आज? मैंने दूसरा प्रश्न किया। तुम्हें कैसे पता चला? उसने आशंकित स्वर में पूछा। डैडी ने बताया था। उन्होंने यह भी बताया था कि साथ में कोई और था, पर वे पहचान नहीं पाए। इसके बाद मैं उसे छटपटाता छोड़ किचन में चली आई। मालूम था वह अधिक देर तक चुप नहीं रह सकेगी, खुद ही सब कुछ उगल देगी। मेरा अंदाजा सही निकला। 10-15 मिनट बाद ही मेरे गले में बाहें डालते हुए उसने कहा, मेरी अच्छी मम्मी, मुझे माफ कर दो। छोड़ो, मुझे काम करने दो, मैंने रुखाई से कहा। उसने आगे बढ़कर गैस बंद की और मेरा मुंह अपनी ओर घुमाकर बोली, पहले मेरी बात सुनो प्लीज। सुन रही हूं, कहो। स्वर मेरा अब भी सख्त था। मेरे कंधे पर सिर रखकर उसने कहा, डैडी को समझा लोगी? उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। तुम कह देना सहेलियों के साथ गई थी। अशोक सिर्फ टिकट निकालने के लिए साथ गया था। अशोक कौन? अरुणा का भाई। तुमने देखा तो है ना उसे? वह क्या इतना चीप लगता है कि साथ जाना भी गुनाह है? मैं कुछ नहीं बोली। अपनी बात उसके डैडी के गले उतारना कितनी टेढ़ी खीर है यह मैं जानती थी। डर के मारे प्रिया ने खाना जल्दी ही खा लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बुलावा भेजा और सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर इस तरह क्रॉस एग्जामिन किया कि बेचारी रोनी रोनी हो आई। उनके सामने तो वह चुप रही। उनके बाहर जाते ही तमतमाए चेहरे से बोली,
मैं तो सोच रही थी कि हम लोग बड़े फॉरवर्ड हैं। यह तो आज मालूम हुआ कि घर में अंग्रेजी बोलने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। मेज पर खाना खाने वाले भी लोग इतने दकियानूसी हो सकते हैं। लेकिन मेरे लिए यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं हो गया। बेडरूम में किसी बौखलाए शेर की तरह वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे अंदर आते ही बरस पड़े। दुनिया की औरतें नौकरी करती है और घर भी देखती है, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो सकता। इतना तूफान मचाने जैसी तो कोई बात नहीं है, मैंने हकलाते हुए कहा। नहीं, आप तो शांति से बैठकर भजन कीजिए। वह लड़की 6 महीने से उसके साथ घूम रही है और आपको आज पता चला है, वह भी मेरी बदौलत। उनका गर्जन तर्जन बहुत देर तक चलता रहा। मैं यही मनाती रही कि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना पहुंचे। यह तो गनीमत था कि विवेक अपने कॉलेज डे में बिजी था, नहीं तो वह एक और हंगामा खड़ा कर देता। इनका मूड सुबह तक भी सही नहीं हो पाया था। प्रिया की आंखें भी सूजी सी लग रही थी, शायद रात भर रोती रही। वह इनसे सामना होने के डर से 10 बजे तक कमरे में ही बैठी रही। दफ्तर जाने से पहले ये उसके कमरे में गए और दरवाजे के पास खड़े होकर बोले, बेबी, कल जो हुआ लेट अस फॉरगेट इट, लेकिन आगे से यह बात रिपीट ना हो। और एक महत्वपूर्ण निर्णय सुना चुके भाव से ये लौट ही रहे थे कि प्रिया ने आवाज दी, डैडी। इन्होंने पलटकर देखा, प्रिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। डैडी, मैं अशोक से प्रेम करती हूँ। आई लव हिम, और जितनी जल्दी आप यह जान ले अच्छा ही है। अशोक से प्रेम करती हो? जी हाँ, और हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? शादी का मतलब भी समझती हो? और कहते हुए वे उसके कमरे में चले गए, पीछे पीछे मैं भी। मैं अब बच्ची नहीं हूं डैडी, अपना भला बुरा सब समझती हूं। अच्छा, बाय द वे ये आपके अशोक साहब क्या करते हैं? स्कूल में लेक्चरर हैं। किस स्कूल में? मुझे नाम नहीं मालूम। क्या तनख्वाह है? मैंने कभी नहीं पूछा। कहाँ तक पढ़ा है? MA। विषय? पॉलिटिक्स। डिवीजन? आगे क्या इरादा है? ये जमकर प्रिया के पलंग पर बैठ गए और प्रश्न पर प्रश्न दागते चले जा रहे थे। आधे से अधिक प्रश्नों का प्रिया के पास कोई उत्तर नहीं था। प्रेम में शायद यह सब कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सब वही प्रश्न थे जो माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 1 घंटा लेट होकर जब वे ऑफिस के लिए रवाना हुए, तब प्रिया पसीना पसीना हो चुकी थी। इन्होंने विषय वहीं समाप्त नहीं कर दिया। 8 दिन में यह वहां से खोज खबर निकालकर अशोक की जन्मपत्री निकाल ली। जो कुछ भी जानकारी मिली थी वह बहुत खुश होने लायक नहीं थी। ये तो इतने गर्म हो रहे थे। 1000 बार कहा होगा, बच्चों के फ्रेंड सर्कल पर नजर रखा करो। ऐसा क्या गजब हो गया? आज उसके पिता को देखा। ही इज सिंपली अ हेड क्लर्क। 5 बच्चे हैं, लड़का सबसे बड़ा है, बाकी 4 लड़कियां बिन ब्याही। और इनकी अपनी तारीफ क्या है? 2nd क्लास MA है पॉलिटेक्निक में और किसी प्राइवेट स्कूल में टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं, अपने पांव के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी लोग बाग इश्क करते कैसे हैं? सारा का सारा वर्णन इन्हीं शब्दों में प्रिया को सुनाया गया। वह लॉबी तो कर रहा है, उसने रोनी सी आवाज में कहा। उससे क्या होता है बेबी, मेरे पास 20 क्लर्क ऐसे हैं जो BA LLB है और 20 हैं जो 2-2 विषय में MA कर चुके हैं या कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में कंपटीशन कितना टफ है जानती हो? मैं थोड़े में गुजारा कर लूंगी। थोड़े में मतलब कितने में? मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मनुष्य को चाहिए ही ना। वह किसी कंपटीशन वगैरह में बैठ जाएगा। आजकल कितनी परीक्षाएं होती है। परीक्षाओं में क्या कर लेंगे जनाब? 2nd क्लास करियर है शुरू से आखिर तक। इतना आसान नहीं है कंपटीशन में आना। उसके घर गई हो कभी? कई बार। उसकी बहन मेरी सहेली है। दोनों घरों के कल्चर में, स्टैंडर्ड में कितना फर्क है, कभी गौर किया है? 2 घंटे सहेली बनकर जाना अलग बात है, हमेशा जाकर रहना और बात है। किन किन बातों को एडजस्ट करोगी? यहाँ तो एक दिन तुम्हें नाश्ते में अंडा ना मिले तो आसमान सिर पर बिठा लेती हो। उस घर में चल सकेगा यह सब? बात कहने का उनका लहजा कठोर जरूर था,
पर यह मैं समझ गई थी कि उनके अंदर का बाप ही उनसे यह सब कहलवा रहा था। इकलौती बेटी के भविष्य के लिए वे एकाएक चिंतित हो उठे थे। उनके व्यवहार में भी एकाएक परिवर्तन आने लगा था। दफ्तर की फाइलें अब उन पर हावी नहीं होती थी। अक्सर वे बच्चों के पास बैठने का समय निकाल लेते, उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे थे। खुद ही जिद करके पिक्चर या शॉपिंग का प्रोग्राम बना डालते। अक्सर हमारे यहाँ शाम को ब्रिज या रमी का गेम जमने लगा था और छुट्टी के दिन कहीं बाहर घूमने जाने का इन्हें अचानक शौक सा आ गया था। मुझे मालूम था यह सब प्रिया को व्यस्त करने के लिए कर रहे थे, पर मुझे अच्छा लग रहा था। पुराने दिन फिर लौट आए थे जब ये बॉस नहीं थे। बच्चे घर के बदले हुए वातावरण को इतना पसंद कर रहे थे, यह जानने का समय भी मेरे पास नहीं था। जीवन इतना व्यस्त हो गया था। अशोक का इन्होंने फिर कभी नाम भी नहीं लिया, लेकिन कोई रोमांटिक फिल्म देखकर हम लोग लौटते तो यह कहते, सब बकवास है। अगर सचमुच ही इन लोगों को यह सब निभाना पड़े तो इन सब हेमा मालिनियों को छठी का दूध याद आ जाए। प्रिया दार्शनिक मुद्रा में डैडी की बातें सुनती रहती। वह इन दिनों बेहद गंभीर हो गई थी। अक्सर अपने कमरे में बैठे शून्य में देखती रहती। कॉलेज भी यदा कदा गोल कर देती। उसकी खिलखिलाहट के बिना घर घर नहीं लगता था। सहेलियों का जमघट भी पहले का सा नहीं लगता। कई बार उसे तकियों से मुंह छिपाकर रोते हुए भी देखा है। मेरा माँ का मन सांत्वना के लिए दौड़ पड़ता। मैं कहना चाहती थी, बेबी, लोग कुछ भी कहे, मनुष्य को अपने मन की आवाज पर ही अमल करना चाहिए। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पर आवाज मेरे गले में फंसकर रह जाती और मैं सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरती रहती। नंदोई जी का पत्र आया था। लिखा था, शोभा का, उनकी लड़की का। डॉक्टर देवर 2 महीने के लिए अमेरिका से आया हुआ है। इस बार शादी करके ही वापस जाएगा। यद्यपि हम परिवार के बारे में शोभा की शादी में सुन चुके थे, उन्होंने फिर भी सारा वर्णन लिखा था। ससुर रिटायर्ड कमिश्नर है, एक जेठ आर्मी में है, एक जेठ उत्तर प्रदेश डिप्टी सेक्रेटरी पद पर है। शोभा का पति किसी प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है। ननंद नंदोई कनाडा में फार्म लेकर वहीं सेटल्ड हो चुके हैं। छोटी ननंद आईएएस की तैयारी कर रही है, वगैरह वगैरह। अंत में लिखा, हम चाहे तो प्रिया को यहाँ दिखा दें। पत्र पढ़कर इन्होंने पूछा, क्या विचार है? मैंने कहा, मेरा विचार किस काम का? अपनी लड़की से पूछिए। मुझे तो उसके मन की था ही नहीं मिलती आजकल। पूछने का काम तो माँ लोगों का होता है। खैर, पत्र तो उसे दिखा ही दो। इन्होंने कहा, सचमुच घर भर दोनों ऐसे थे कि किसी को भी लालच हो आता, लेकिन मैं प्रिया पर किसी तरह का दबाव डालना नहीं चाहती थी। मैंने पत्र उसे देकर कहा, पापा ने तुम्हारी राय जानना चाहिए है। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। तीसरे दिन दफ्तर जाते हुए ये बोले, भाई, मेरे कपड़े ठीक करके रख देना, रात को पंजाब मेल से जाऊंगा मैं। हाँ, और प्रिया, तुमने क्या तय किया है? प्रश्न इतना सीधा और अप्रत्याशित था कि मैं और प्रिया दोनों ही स्तब्ध रह गए। वह मेज पर पड़े फिल्म फेयर के पन्ने उलटती रह गई। कम ऑन बेबी, चेयर अप। जूते के तस्मे बांधते हुए ये बोले, इसमें इतना सोचना क्या है? यस और नो, बस। डैडी, उसने कांपती हुई आवाज में शुरू किया। डैडी, उसके पास मेरे कई लेटर्स हैं। इतना कहते हुए भी उसके पसीने छूट आए। आई विल सी इन टू इट। और कुछ नहीं है? आर यू श्योर? और खटखट सीढ़ियां उतरकर ये गैराज की ओर चले गए। मैं फटी फटी आंखों से प्रिया को देखती रही। उसके पास मेरे कई लेटर्स हैं। सिर्फ लेटर्स है? लड़की, तुझे क्या हुआ है? महीने भर तक अपने आप में घुलती रहने के बाद यही निर्णय लिया है तूने? अशोक के साथ ना सही, अपने साथ तो ईमानदारी बरती होती। पर इतने सोच विचार के लिए समय ही नहीं था। दोनों की अटैचियां तैयार करनी थी। इनके तो बस 4 कपड़े थे, लेकिन प्रिया के कपड़ों के लिए निर्णय ही नहीं हो पा रहा था। कभी वह मेरा वार्डरोब खोलकर बैठ जाती कि अवसर के लायक 4-6 साड़ियाँ ले लूँ। कभी उसे ख्याल आता फॉरेन रिटर्न दूल्हे का, और अपनी नीली वाली मैक्सी और बेल बॉटम अटैची में ठूस लेती। कुछ ही देर में उसने सामान का ऐसा अंबार लगा दिया कि मुझे कहना पड़ा,
बेबी, तुम वहां सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हो, 4 महीनों के लिए नहीं। मेरे कंधे पर सिर रखकर वह एकदम शर्मीली सी हंसी हंस दी। बहुत दिनों बाद उसे यूं मुस्कुराते हुए देखा। मुझे खुश होना चाहिए था, पर नहीं हो सकी। उन लोगों के चले जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था। खाने वाने से निपट जाने के बाद मैंने निटिंग उठाई और सीधे लॉन में आकर बैठ गई। अभी मुश्किल से 5-6 लाइनें निकाली होंगी कि फाटक खड़का। मुझे लगा पार्वती आई है, पर मुड़कर देखा तो अशोक था। साइकिल फाटक से टिकाकर वह अंदर आया। उसे पहली बार इतने पास से, इतने गौर से देखा था। सोचा प्रिया इस पर जान छिड़कती थी, सो गलत नहीं था। यह देने के लिए आया था। उसने एकदम से कहा, क्या है? चिट्ठियां हैं, गिन लीजिए, 31 है। मैंने रेशमी रिबन में बंधा हुआ वह बंडल लेकर मेज पर रख दिया। कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द ही नहीं याद आए। आप गिन लेती तो ठीक था, उसने फिर कहा। मुझे विश्वास है, किसी तरह इतना ही कह सकी मैं। थैंक यू। वैसे अच्छा हुआ आपका संदेश जल्दी मिल गया, नहीं तो शायद इनकी राख ही आपको लौटा पाता। छोटा सा घर है मेरा, इतने सारे कागज कहाँ सहेज पाता। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उसका चेहरा नन्हे विवेक सा लगा, जब वह खेलकर हार कर या पीट कर लौटता था। मन हुआ उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर चूम लूं, आंचल में छुपा लूं, दुलार लूं, कुछ तो कहूं जिससे यह चेहरा फिर से हंस उठे, खिल उठे। मुझे होश आया तब तक वह दूर जा चुका था, बहुत दूर। चिट्ठियां लेकर मैं घर में आई। घर एकदम सुनसान, फिर भी मैंने अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद किया। पहला पत्र खोलते हुए लगा, अपनी बेटी के पत्र पढ़ना शायद पाप है, लेकिन अब यह प्रेम पत्र कहाँ थे? अब तो निरे कागज थे ये। पत्रों में नया कुछ नहीं था। 19-20 वर्ष की लड़कियां जैसे भावुक पत्र लिखती है, वैसे ही थे वे। हर पत्र में अपने अमर प्रेम का विश्वास दिलाया गया था। जीवन भर साथ निभाने की कस्में थी। 24 घंटे ना देख पाने की विरह थी। भविष्य के सपने थे, वर्तमान का मलाल था। उल्हाने थे, क्षमा याचना थी। अंतिम 2 पत्रों में हम लोगों का जिक्र था। मेरे राजा, मम्मी डैडी सब कुछ जान चुके हैं। मुझे सब बताना ही पड़ा आखिर। डैडी तो बहुत नाराज हुए, पर मुझे विश्वास है मेरे चांद को एक बार देख लेंगे तो सारा विरोध भूल जाएंगे। डैडी ने शायद चांद को कभी देखा ही नहीं, इससे पहले ही वह रिजेक्ट हो गया था। उन्होंने किस खूबी से अपनी बात प्रिया के गले में उतार दी थी। जोर जबरदस्ती करने तो शायद वह विद्रोह कर बैठती, पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया। वे उसे अपने सर्कल में घुमाते रहे, दैनिक फिल्में दिखाते रहे, महंगे से महंगी चीजें खरीद कर देते रहे। उनके तरकश का एक तीर भी खाली नहीं गया था। सभी को विश्वास है कि प्रिया का यह रिश्ता पक्का हो जाएगा। ना भी होगा तो उसके डैडी इससे भी अच्छी जगह उसकी बात चला सकते हैं। लेकिन इस लड़के का, अशोक का खोया हुआ आत्मविश्वास कौन लौटा कर देगा? पार्वती पूछ रही थी। भाई साहब, बहुत कम बर्तन निकल रहे हैं आजकल। खाने वाला है ही कौन? मैं और भैया। साहब और बेबी तो दिल्ली गए हुए हैं ना। तभी तो घर सुना सुना लग रहा है, उसने कहा। काशी भी चली गई भाई साहब कल। चली गई? चलो अच्छा हुआ, लड़कियां अपने अपने घर ही अच्छी लगती है। लेकिन वह तो रोने बैठ गई, इतना बिलक कर रो पड़ी। मैं तो परेशान हो गई कि कैसे समझाऊं। आखिर राम प्रसाद चिल्लाकर बोला, रोती क्यों है? शहर में तो है ससुराल, जब चाहे मिलाना, जब चाहे बुला लेना। अरे भैया, उसके बाप ने कहा है घर में घुसेगी तो जान ले लूंगा। अरे ऐसा क्यों? उसके जवाब में पार्वती ने अपनी राम कहानी सुनाई। काशी का बाप उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कराया था। वहां से 500 रुपए लेकर उसके जेवर बनी के यहाँ से उठाकर पहले वाले को लौटाने का प्लान था। रात को उसने पंचायत बुलवाई थी और दामाद पर आरोप लगाया था कि वह शराब पीकर काशी को मारपीट करता है, इसलिए वह लड़की को नहीं भेजना चाहता
और रिश्ता तोड़ना चाहता है। उसने 5-6 गवाह भी जोड़ रखे थे। काशी और काशी की माँ तो थे ही। फिर क्या? काशी ने सबके सामने कह दिया कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, वह अपने घर जाना चाहती है। पंचों के बीच बाप की नाक काटकर वह चली गई। बाप ने कह दिया घर से अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके गहने अब थोड़े ही लौट आएगा वह। उसे दुपहाना मिल गया। ससुराल वाले उसे परेशान नहीं करेंगे। अब जो उसकी किस्मत में लिखा है होगा, पार्वती ने एक उसास भरकर कहा। लेकिन बाई साहब बड़ी समझदार लड़की है। कहती है उस जन्म में कोई पाप किया होगा तो इस जन्म में भुगत रही हूं, अब और पाप क्यों कमाऊं। कहानी सुनकर मेरे बदन पर कांटे उगाए। पार्वती के जाने के बाद कितनी देर तक मैं आंगन में शौक मग्न बैठी रही। राम प्रसाद बर्तन उठाने आया तो मैंने दर्द भरे स्वर में कहा, राम प्रसाद, सुना तुमने बाई क्या कह रही थी? आप भी हुजूर बहुत सोचती हैं। छोटी जात के लोग हैं ये, इनका धर्म क्या ईमान क्या। राम प्रसाद अपनी पंडिताई के गर्भ में बोला, सच तो है, छोटी जाति के लोग हैं ये। फिर उस अनपढ़ गवार छोटी सी लड़की को कौन सिखा गया कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है? कौन सा साहस था उसमें जो इतने लोगों के सामने मुंह खोलकर उसने अपने मन की बात कह दी? मेरा यह प्रश्न मुझे ही बड़ी देर तक सालता रहा। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी कल्चर।